मैं एक गुफा में पड़ा था, बस किसी तरह जिंदा था। ना पानी ना खाना, पूरे 3 दिन से। मेरे साथ जुड़वा बहनें सूली और सु याओ थीं, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियां मानी जाती थीं। उनकी हालत बहुत खराब थी। वे गंदी और थकी हुई थीं, फटे पुराने कपड़ों और नंगे पैरों के साथ जमीन पर पड़ी थीं। मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी कि मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। मेरी आंखों के सामने ही वे जुड़वा बहनें गायों में बदलने लगीं। गाय का मतलब था दूध, और दूध का मतलब था जिंदा रहना। मैंने उनकी तरफ रेंगने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। सूली ने मुझ पर चिल्लाकर मुझे उस ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। ये बस एक मतिभ्रम हैलुसिनेशन था। दत्त तेरे की ये जगह पक्का पृथ्वी ही थी। जब मैंने छलांग लगाई तो मैं पूरे 1 मीटर ऊपर चला गया, जो सामान्य से कहीं ज्यादा था। यहाँ की ग्रेविटी शायद पृथ्वी की ग्रेविटी का 80% थी। गुफा की दीवारें किसी अजीब मिनरल की वजह से चमक रही थीं, जैसे कुदरती नाइट लाइट्स हों। एक सुरंग जमीन के और अंदर की तरफ जाती थी, जहाँ चमगादड़ जैसे राक्षस रहते थे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक छोटा सा छेद था, जिससे गुजरकर जंगल में पहुंचा जा सकता था, जहाँ 60 मीटर ऊंचे पेड़, बैरल जितनी मोटी बेलें, बाघ से भी बड़े 6 पैरों वाले जानवर और मुट्ठी जितने बड़े मच्छर थे। हमने पत्थरों से उस रास्ते को बंद कर दिया और पत्थर की दीवारों से रिसने वाली पानी की बूंदों के सहारे जिंदा रहे। ये 3 लोगों के लिए काफी नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज देखी। जो पोर्टल हमें यहाँ लाया था, वह अभी भी गुफा के बीच में हल्की लाल रोशनी के साथ चमक रहा था। उसमें धड़कन जैसी हलचल हो रही थी, शायद हर मिनट में एक बार। मुझे लगा कि वह रिचार्ज हो रहा है। शायद जब वह पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो हम घर जा पाएंगे। हम यहाँ कैसे पहुंचे? 3 दिन पहले, यह शुक्रवार की एक आम दोपहर थी। मैं उन जुड़वा बहनों का क्लासमेट और प्राइवेट ट्यूटर हूँ। मैं उन्हें घर तक छोड़ने जा रहा था क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें फिटनेस टेस्ट में फेल होने की सज़ा के तौर पर पैदल चलने को कहा था, जिसके बारे में मैंने ईमानदारी से रिपोर्ट की थी। पूरे रास्ते सूली इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराती रही। जब हम बहस कर रहे थे, तभी एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया। एक क्रॉस वॉक पर हवा में कुछ चमक रहा था। सुयाओ, जो चमकदार चीजों को देखकर खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके पास गई और उसे छू लिया। वह तुरंत उसके अंदर खिंच गई। सूली भी अपनी बहन के पीछे कूद गई। मैं भागना चाहता था। मैं तो बस एक ट्यूटर हूँ, मुझे अभी तक पैसे भी नहीं मिले थे। लेकिन उस चीज ने मुझे भी पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। इस तरह हम तीनों एक एलियन ग्रह की गुफा में फंस गए और धीरे धीरे मरने लगे। आखिरकार मैंने सूली को खरी खोटी सुनाई। वह हर चीज के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रही थी। कह रही थी कि हम यहाँ इसलिए फंसे क्योंकि मैंने उसकी माँ को उनके फेल हुए फिटनेस टेस्ट के बारे में बता दिया था। मैंने उसे बेवकूफ़ कहा। मैंने उससे कहा कि अब वह कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि इस गुफा में मरने वाली एक आम इंसान है। मैंने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने पूरे सेमेस्टर उसे पढ़ाया और उसका कुल स्कोर सिर्फ 5 पॉइंट बढ़ा, 245 से 250। इसके लिए मुझे 1000 युआन मिले थे। इससे ज़्यादा पैसे तो मैं कबाड़ इकट्ठा करके कमा सकता था। उसने कहा कि मैं एक बुरा टीचर हूँ। मैंने उससे कहा कि मैंने एक ही सवाल 5 बार समझाया और वह दोपहर तक उसे भूल जाती थी। वह बस जेंशिन इम्पैक्ट खेलती रहती थी, और सुयाओ तो उससे भी बुरी थी। उसके तो 20 पॉइंट कम हो गए थे। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से मुझे उनकी माँ को पैसे देने थे। सूली कांप रही थी, लगभग रोने ही वाली थी। मैंने उससे कहा कि अगर उसे रोना है तो वह रेंगकर अपने जूतों में रोए, ताकि हम उन आंसुओं को पीने के पानी के तौर पर इकट्ठा कर सके। मैं सच कह रहा था। हम एक भी बूंद बर्बाद नहीं कर सकते थे। फिर गुफा में सन्नाटा छा गया। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन अचानक मैंने देखा कि पोर्टल की रोशनी लाल से हरी हो रही है। मुझमें अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ। मैं घुटनों के बल रेंगकर वहां पहुंचा और रोशनी वाली झिल्ली को छुआ। वह जेली की तरह मुलायम लग रही थी। फिर मेरे हाथ पारदर्शी होने लगे। पहले मेरी उंगलियां गायब हुईं, फिर मेरा पूरा हाथ। मैं ना तो हिल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे पूरी तरह गायब हो गया। मैं ओझल हो गया। मेरे पीछे मैं सूली और सुयाओ को अपना नाम पुकारते और पोर्टल पर हाथ मारते हुए सुन सकता था, लेकिन पोर्टल उन्हें अंदर नहीं ले रहा था। सुयाओ रोते हुए कह रही थी कि मैं घर चला गया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। सूली ने खुद को संभालने की कोशिश की। आखिर वह बड़ी बहन जो थी, भले ही सिर्फ 10 सेकंड से ही सही। अभी सूली को याद आया कि मैं पानी बर्बाद करने के बारे में हमेशा क्या कहती थी। उसने चमड़े का वह छोटा जूता उठाया, जिसका इस्तेमाल हम गुफा की छत से टपकते फिल्टर किए हुए पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे। उसे सुई के चेहरे के पास ले गई और उससे कहा, अगर तुम्हें रोना है तो जूते में रो। वे दोनों अंधेरे में बैठी रहीं, पानी के टपकने की आवाज़ सुनती रहीं और उम्मीद करती रहीं कि मैं वापस आ जाऊंगा। गुफा से गायब होने के बाद मैं किसी तरह की सफ़ेद और खाली जगह में खिंचा चला गया। न कोई ग्रेविटी, न कोई आवाज़, कुछ भी नहीं। फिर मेरे दिमाग में ढेर सारी जानकारी भर गई। पोर्टल मुझसे जुड़ गया था। मुझे टाइम ट्रैवल करने की इजाज़त मिल गई थी।
लेकिन बुरी खबर यह थी कि एलियन गुफा में वापस खींचे जाने से पहले मेरे पास धरती पर सिर्फ 3 मिनट थे। सिर्फ 3 मिनट। सिस्टम ने बताया कि उसने ज़्यादा कैलोरी वाले खाने के लिए मेरी अवचेतन इच्छा को पहचान लिया है और वह मुझे सबसे नज़दीकी जगह पर भेज देगा। इस पहली यात्रा के बाद भविष्य के पोर्टल मुझे इंसानी शहरों में कहीं भी छोड़ देंगे। मैं किसी नरम चीज़ यानी कालीन पर उतरा। मुझे महंगी चंदन की खुशबू आई। एयर कंडीशनिंग की हवा मेरे पसीने से लथपथ गंदे शरीर से टकराई। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह सू परिवार का आलीशान घर है। पहाड़ी पर बना वह बहुत बड़ा विला जहां मैं जुड़वा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। पोर्टल मेरे भूखे दिमाग को पढ़ लिया और मुझे सीधे वहां भेज दिया जहां मुझे पता था कि खाना है। एक पल के लिए तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर मेरी नज़र के सामने उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई। 2:56, 2:55। समय घट रहा था। 3 मिनट। मुझे ज़रूरी सामान, पानी, खाना या कुछ भी उठाना था, वरना हम तीनों उस गुफा में मर जाते। रसोई पहली मंजिल पर थी, मैं तीसरी मंजिल पर था। यह घर बहुत बड़ा था। मेरे छोटे से 30 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में 3 मिनट में सब कुछ 2 बार बाहर निकाला जा सकता था। यहाँ सिर्फ घुमावदार सीढ़ियाँ उतरने में ही बहुत समय लग जाता। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा। मेरे पैर कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। जब मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तो मैंने सोफे पर किसको देखा। वह सू किनवान थी, जुड़वा बच्चों की माँ। वो बैंगनी रंग का सिल्क का रोब पहने अकेली सिकुड़ कर बैठी थीं और अपनी बेटियों की फ्रेम की हुई तस्वीर पकड़े हुए थीं। वह थकी हुई लग रही थीं, जैसे कई दिनों से रो रही हों। फिर मैंने कॉफ़ी टेबल पर एक दस्तावेज देखा जिस पर मेरी तस्वीर बड़े आकार में छपी थी और लाल मोटे अक्षरों में लिखा था, वांटेड और संदिग्ध लिन बेई की जानकारी देने पर 50 मिलियन युआन का इनाम। उन्होंने पुलिस पर दबाव डालने के लिए अपनी सारी जान पहचान का इस्तेमाल किया था ताकि मुझे उनकी बेटी के गायब होने के मामले में मुख्य संदिग्ध बनाया जा सके। वह उन्हें खोजने के लिए पूरे शहर को छान मारना चाहती थी। मैंने उनके पास से चुपके से रसोई तक जाने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन से खाली मेरे पेट ने जोरदार आवाज करके मुझे धोखा दे दिया। वह झटके से मुड़ी। हमारी नजरें मिली। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया। मेरा जंगली गंदा रूप, वह चेहरा जिससे वह नफरत करती थी और जिसे 3 दिन से खोजने की उम्मीद कर रही थी। लिन लिन बेई। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वह मुझे मारने के लिए तैयार लगे थे। मैं घबरा गया और मैंने सबसे बेवकूफ़ी भरी बात कह दी, आंटी सू, मैं लिन बेई नहीं हूँ। मैं लिन बेई नहीं हूँ कहने के ठीक बाद उसे आंटी सू कहा। ये मेरी सबसे बेवकूफ़ी भरी हरकत थी। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया और अपने बच्चों की रक्षा करने वाले जंगली जानवर की तरह मुझ पर झपटी, चिल्लाते हुए कि उसकी बेटियां कहाँ हैं। काउंटडाउन में 1:45 से थे। समझाने का समय नहीं था। मैं चिल्लाया, आंटी सू, हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए, और सीधे किचन की ओर भागा। मैं अंदर घुसा और अपने पीछे भारी लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। वह दरवाज़ा पीट रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और रो रही थी। कह रही थी कि वह कितने भी पैसे देने को तैयार है और पूछ रही थी कि क्या उसकी बेटियां अभी भी जिंदा हैं। यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन मेरे पास भावनाओं के लिए समय नहीं था। मैं बड़ा सा फ्रिज खोला और खुशी के मारे लगभग बेहोश ही हो गया। वह खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ था। मैंने महंगे मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई और 2 घूंट पी लिए। 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था, इसलिए और कुछ पीता तो उल्टी हो जाती। मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, ज़मीन पर बिछाई और खाने पीने का सामान जमा करना शुरू कर दिया। चॉकलेट, चीज़ स्टिक्स, हैम स्लाइस, कैवियार, डिब्बा बंद मीट, जो भी छोटी और ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें थीं, उन्हें टी शर्ट पर रख लिया। फिर मुझे एक ग्रोसरी कार्ट मिली जिसका इस्तेमाल शायद मेड ने किया होगा। मैंने सारा सामान उसमें भर लिया, खाना, पानी की बोतलें और फ्रिज का सारा सामान। लगभग 50 पाउंड सामान था। मैंने काउंटर से किचन नाइफ का एक बॉक्स भी उठा लिया। जंगल में हथियार बहुत ज़रूरी होते हैं। स्टोव के पास एक ब्लोटॉर्च मिली, उसे भी ले लिया। नमक, नमक के बिना इंसान मर सकता है। मैंने मसालों का पूरा रैक अपने अंडरवियर की जेब में भर लिया। बाहर सू किंगवान ने पुलिस को बुला लिया था। वे हवेली पर पहुंच चुके थे। जब 15 सेकंड बचे थे तो मैंने दरवाजे के बाहर चिल्लाकर कहा, हमें किडनैप नहीं किया गया था। हम एक एलियन ग्रह पर पहुंच गए थे। मैं उन्हें बचाने के लिए सामान लेने वापस आया हूँ। वे जिंदा और ठीक हैं। मुझ पर भरोसा करो, मैं उन्हें वापस ले आऊँगा। उसे मेरी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि किडनैपर्स ने मुझे सदमा पहुंचाया है या मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है। काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। मैं कार्ड समेत गायब हो गया। 1 मिनट बाद पुलिस ने बैटरिंग रैम से किचन का दरवाज़ा तोड़ दिया। बंदूकें ताने हुए वे अंदर पहुंचे तो कमरा खाली मिला। फ्रिज खुला और खाली था। फर्श पर चॉकलेट के रैपर पड़े थे। खिड़कियां बंद थीं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक पूरा इंसान और 50 पाउंड सामान एक बंद कमरे से गायब हो गया था। सुकिंगवान रोते हुए फर्श पर गिर पड़ी। उसे यकीन हो गया था कि मुझे भी किडनैपर्स ने उठा लिया है। लेकिन डिटेक्टिव उस अजीब तरह से बंद कमरे को देख रहा था और समझ गया था कि यह किडनैपिंग का मामला नहीं है। आधे घंटे के अंदर एक स्पेशल सरकारी एजेंसी ने केस अपने हाथ में ले लिया। मुझे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया
और पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर का सीक्रेट घोषित कर दिया गया। मैं सामान से भरी ग्रोसरी कार्ट के साथ गुफा में वापस आ गया। फ्रिज मेरे साथ नहीं आया, लेकिन बाकी सब कुछ आ गया था। मैं हाँफ रहा था और ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन जब मैंने 50 पाउंड असली खाना और पानी देखा तो मुझे चैंपियन जैसा महसूस हुआ। सू ली और सू याओ मुझे और कार्ड को घूर रहे थे। सू याओ की आंखों में बेताब भूख साफ दिख रही थी। सू ली ने अपनी आंखें छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गया। मैंने पानी की एक बोतल खोली और वहीं आधी पी ली। फिर मैंने थोड़ा मज़ा करने का फैसला किया। मैंने उन्हें नहीं बताया, मुझे बड़े भैया कहो और पानी पाओ, सीधी सी बात है। सूली ने मोल भाव करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह सू परिवार के साम्राज्य की वारिस है और मुझे सम्मान के एक शब्द से कहीं ज़्यादा कुछ दे सकती है। लेकिन मुझे पहले से पता था कि मैं हमेशा के लिए पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकता। यहाँ उसके वादों का कोई मतलब नहीं था। सुयाओ पहले मान गई। उसने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, लिन बेई, बड़े भैया, प्लीज़ याओ याओ को एक घूंट पानी दे दो। और मैंने इनाम के तौर पर उसे पानी और एक सॉसेज दे दिया। उसने भूखे जानवर की तरह उसे खाया। सुली ने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे वह नाम बुलाने के बजाय वह भूखी मरना या मॉन्स्टर्स का शिकार बनना पसंद करेगी। वह कांपते हुए भी अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने मेरी तरफ पीठ करी। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि एक बार जब आप अपने स्टैंडर्ड्स से समझौता करते हैं तो वे गिरते ही चले जाते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर वह अपनी बहन के लिए मर गई तो मैं उसे दफना दूंगा। फिर मैंने अपनी चॉकलेट खाई और पोर्टल की स्टडी करने लगा। जब मेरा ध्यान कहीं और था तो सुयाओ ने चुपके से अपनी बची हुई आधी सॉसेज और पानी का एक घूंट अपनी बहन को दे दिया। मैंने गलती से सुयाओ के पास 3 चॉकलेट ट्रफल भी गिरा दिए थे। सूली ने सब कुछ खा लिया तेजी से, लेकिन तब भी सलीके से। फिर सूली ने कुछ देखा। चॉकलेट वही ब्रांड थी जो उसकी माँ पिछले हफ्ते विदेश से लाई थी। पानी की बोतल के नीचे उसके परिवार की कंपनी का लेजर से बना लोगो था। वह तुरंत समझ गई और मुझसे पूछने आई, तुम पोर्टल के जरिए मेरे घर गए थे, है ना? मैंने उसे सच बता दिया। हाँ, मैंने उसके परिवार की रसोई में घुसकर सामान लिया था। मैं लगभग उसकी माँ के हाथों पकड़ा ही गया था। और नहीं, मैं उन्हें पृथ्वी पर वापस नहीं ले जा सकता। मैं खुद भी वहाँ नहीं रह सकता। अगर मैं रह सकता तो इस नरक जैसी जगह पर वापस क्यों आता? मैंने उसे साफ साफ कह दिया, अगर वह यहाँ राजकुमारी की तरह बर्ताव करती रही तो अपनी बहन से पहले मर जाएगी। उसने अपना घमंड छोड़ा और धीरे से कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, बस हमें जिंदा रखो और घर पहुंचा दो। फिर मैंने पोर्टल का स्टेटस चेक किया। वह 0.1% चार्ज दिखा रहा था, जिसे भरने में 72 घंटे लगे थे। नियम सीधा था। हर 24 घंटे की नेचुरल चार्जिंग से मुझे पृथ्वी पर 1 मिनट मिलता था। जैसे ही 3 मिनट पूरे हुए मैं टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन इस बार किसी रैंडम शहर में, उसके घर नहीं। 3 मिनट तक सामान इकट्ठा करने के लिए 3 दिन का इंतजार। ये तरीका बहुत बेकार था। मुझे ये सोचना था कि हर सेकंड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। मेरे फ़ोन में अभी भी 30% बैटरी थी। पृथ्वी पर उन 3 मिनटों के दौरान फ़ोन को सिग्नल मिल गया था और बहुत सारे मैसेज डाउनलोड हो गए थे। मैंने गुफा में बैठकर उन्हें देखा। स्कूल की तरफ से मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। डीन को लग रहा था कि मैंने क्लास के 2 बच्चों को किडनैप कर लिया है। मेरे होमरूम टीचर मुझसे गुजारिश कर रहे थे कि मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं। सैकड़ों मैसेज थे और सब में एक ही तरह की घबराहट थी। पुलिस ने भी मैसेज भेजे थे। उन्होंने कहा कि मेरी लोकेशन को घेर लिया गया है, मुझसे बंधकों को छोड़ने को कहा और नरमी बरतने का वादा किया, क्योंकि मैंने पहली बार कोई अपराध किया था और मैं अभी भी स्टूडेंट था। घेरा हुआ? मैं तो शायद अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक गुफा में हूँ। सबसे ज्यादा मैसेज अनिसु के थे। मैंने उसका एक वॉइस मैसेज जोर से चलाया। उसके रोने की आवाज़ गुफा में गूंज उठी। लिन बेई, आंटी तुमसे गुजारिश कर रही हैं, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। सुयाओ ने तुरंत अपनी माँ की आवाज़ पहचान ली और रोते हुए उनकी तरफ रेंग कर गई। सुली भी अपनी गरिमा की परवाह किए बिना दौड़कर उनके पास पहुंची। मैंने उन्हें मैसेज सुनने दिया। एक और मैसेज चला, तुम्हें पैसे चाहिए? 5 करोड़? 10 करोड़? मैं अभी कैश का इंतजाम कर सकती हूँ, बस मुझे अपनी बेटियों की आवाज़ सुनने दो। सुयाओ फ़ोन छीनकर अपनी माँ से बात करना चाहती थी। मैंने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। यहाँ कोई सिग्नल नहीं था, कुछ भी भेजा नहीं जा सकता था। मैंने उनसे कहा कि बैटरी बचा कर रखें ताकि वीडियो रिकॉर्ड किए जा सके। तभी मैंने देखा कि सू ली मुझे ध्यान से देख रही थी। उसने मेरी स्क्रीन पर वांटेड नोटिस देख लिया था। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह मेरे साथ ऐसे पेश आने लगी जैसे मैं कोई फंसा हुआ अपराधी हूँ जो किसी भी पल भड़क सकता है। उसने अपनी आवाज़ नरम की और मुझे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब एक गलतफहमी थी और अगर मैं उन्हें घर पहुंचा दूं तो उसका परिवार वारंट रद्द करवाने का असरदार इंतजाम कर सकता है। वह मेरी परीक्षा ले रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं जब चाहूं उन्हें वापस ले जा सकता हूं। मैं हंसा और उसे सच बता दिया। पोर्टल पर रोजाना पृथ्वी के समय के हिसाब से सिर्फ 1 मिनट का समय स्टोर होता है। रोजाना सिर्फ 1 मिनट। वह पूरी तरह सन्न रह गई।
उसे लगा था कि मैं कभी भी दरवाज़ा खोल सकता हूँ। अब उसे एहसास हुआ कि हम यहाँ लंबे समय के लिए फंस गए हैं। वारंट से मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। पृथ्वी पर कोई भी टेलीपोर्ट करने वाले को पकड़ नहीं सकता था, लेकिन वे भी घर नहीं जा सकते थे। हफ्तों तक, शायद उससे भी ज़्यादा समय तक, उन्हें राक्षसों से भरी इस गुफा में फंसे रहना था और जिंदा रहने के लिए पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहना था। मैंने देखा कि उसके चेहरे से उम्मीद गायब हो रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा कि वह समझ गई है। मैं गुफा के एक साफ कोने की तरफ इशारा किया और उन दोनों से आराम करने को कहा। घर जाने के सपने देखना छोड़ दो। यहाँ बस एक ही चीज़ मायने रखती है, कल तक जिंदा रहना। मैंने किचन से लाए ब्लोटॉर्च को चलाकर देखा। नीली लौ 20 सेंटीमीटर लंबी निकली और उसने अंधेरी गुफा को रोशन कर दिया। दोनों बहनें चौंक गईं। मैंने उनसे कहा कि घबराएं नहीं। वह उनके लिए नहीं था। गहरी सुरंगों में जो कुछ भी गुर्रा रहा था, उसके खिलाफ यही हमारा एकमात्र असली हथियार था। मैंने उसे संभाल कर रखा और साफ कर दिया कि ईंधन हमारी जान से भी ज़्यादा कीमती है। जब तक कोई हमें मारने की कोशिश ना करे, तब तक कोई उसे छुएगा नहीं। खाना पकाने या पानी उबालने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मैंने कार्ट का सामान ऐसे निकाला जैसे कोई ब्लाइंड बॉक्स खोल रहा हो। पानी की 20 बोतलें, अगर हम सावधानी से इस्तेमाल करें तो एक हफ्ते के लिए काफ़ी थीं। किचन के चाकुओं का एक सेट, जिसमें हड्डी काटने वाला एक मजबूत क्लीवर भी था। फिर मैंने एक भारी काले रंग का वैक्यूम सील्ड बैग निकाला जिस पर विदेशी भाषा में कुछ लिखा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह क्या है। सो याओ ने उसे तुरंत पहचान लिया। आइबेरियन हैम 5J ग्रेड। उनकी माँ ने इसके 3 लाख युआन चुकाए थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसे पकाने की ज़रूरत नहीं थी, बस स्लाइस करके खाना था। ऐसी गुफा में जहां हम आग नहीं जला सकते थे, ये चीज़ हमारी जान बचाने वाली साबित हुई।